नेशन ही जैसे सबको मालूम है कि बहुत ज़्यादा रिस्क की सिचुएशन चल रही है, बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा है। यूएस का आपको हाल मालूम है, ठीक है। और उसके अलावा यूरोप भी कोई ऐसा खास नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी तो ऐसे लगे सब जगह ना बहुत अलग है। मतलब सिर्फ ना अपनी कानों पे सुनी हुई बातों पे ना कि बच्चे को भेजना है, नहीं ऐसे मत करो बिल्कुल एकदम। मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। आज बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि दिखाना तो बनता है आप सबको। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है आज। कल रात बारिश हुई थी और सुबह से ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिसे देख के मूड भी काफ़ी रिफ़्रेश हो जाता है। मैं रेडी कर रही हूँ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। अभी जस्ट घर में सफाई हुई तो मैंने सोचा चलो साफ़ सफाई हो चुकी है तो अब जल्दी से एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मफिन घूम कर आया है तो इसकी होगी पैरों की क्लीनिंग। या तो पैर वॉश किए जाते हैं, नहीं तो वाइप किए जाते हैं। जब भी ये दोनों टाइम घूम कर आता है, दोनों टाइम हम यही करते हैं। तुम्हारा नाश्ता रेडी है। इसमें मैंने पनीर भरा है आज तुम्हारे लिए, एग नहीं डाला है। ये देखो कितना क्यूट लग रहा है मेरा गुड्डा, चौथी गुदिया। इसको सब पता है, पहले 2 आगे के पैर साफ होंगे, फिर 2 पीछे के होंगे, है ना बापू? सब मालूम है, बहुत नॉलेज है भाई बच्चे में, बहुत नॉलेज है। लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज बनेंगे दाल चावल और साथ में लौकी का रायता। खीरे का रायता, लौकी का रायता गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। तो दाल तो मैंने चढ़ा दी है और चावल भी मैं खुले में बनाऊंगी, क्योंकि आजकल हम लोग ना खुले में ही चावल खाते हैं। तो जब भी चावल खुले में बनाते हो तो इतना खिला खिला चावल बनता है और इतना बड़ा बड़ा हो जाता है साइज़ में। और साथ ही में ना इसका जो माड़ होता है ना वो भी निकल जाता है, स्टार्च जो भी होता है इसका वो निकल जाता है, तो ये हेल्दी भी रहता है। तो आज मैं ना खुले में जब चावल बनाने वाली हूँ तो मैं इस वाले बर्तन में बनाऊँगी। ये है द इंडस वैली का स्टेनलेस स्टील का स्टेनर पॉट। फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। आके तो बहुत दिनों से रखा हुआ है। खुले में चावल मैं पहले कभी नहीं बनाती थी, कुकर में बनाती थी, तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी। लेकिन मैंने एक बार ऐसे ही मंगा लिया था, मैंने कहा चलो कभी काम आएगा तो इसे यूज़ करूँगी। तो आज मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। इसे एज अ कैसरोल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, पास्ता बनाने के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, नूडल्स बनाने, चावल बनाने या वेजिटेबल बॉईल करनी है सिर्फ। और पानी जब स्ट्रेन करना होगा ना तो वो कैसे करना है, एक तो इसमें बहुत सारे चावल बन जाएंगे और प्लस इसका जो ये हैंडल है ना कोई नॉर्मल हैंडल नहीं है। ये देखिए इस तरीके से ना टाइट हो जाता है, तो पानी तो यहाँ से निकल जाएगा, सारा छन जाएगा, चावल अंदर रहेंगे, लेकिन हाथों को आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसको इस तरीके से टाइट करके पकड़ना है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि जब भी हम इस टाइप की कुछ भी चीज़ छानते हैं तो हमें छलनी रखनी होती है, तो इसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी बर्तन में बनाओ, इसी में ही छन जाएगा सारा पानी। तो आज मैं फर्स्ट टाइम इसमें बनाऊँगी, तो पहले इसे वॉश कर लेती हूँ। इसमें जो स्टिकर लगा हुआ है ना गाइस, उसे निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है गैस जला के बर्तन गर्म कर लीजिए। ये स्टिकर आराम से, बहुत ही आराम से छूट जाएगा, कोई निशान भी नहीं पड़ेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। सिंपल सा लंच बन रहा है, कुछ खास मैं लंच में बना नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ ये सिंपल सा लंच मुझे आजकल बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अब हमारे घर में बन रही है आज काली मसूर की दाल और साथ में खुले में राइस, और मैं लौकी का रायता बना रही हूँ। गर्मियों में ना किचन में ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता, तो ऐसा खाना खाने का मन करता है जो जल्दी भी बन जाए और खाने में टेस्टी भी हो और साथ के साथ हेल्दी भी हो। तो लौकी का जो रायता है ना ये मुझे बहुत पसंद है, जैसे खीरे का रायता भी मुझे पसंद है। तो इसके लिए लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया था, उसके बाद उसे बॉईल कर दिया। और यहाँ पर मैंने दही निकाला था, घर से ही जमा हुआ दही है, तो काफ़ी टेस्टी लगता है मुझे आजकल घर का दही। पता नहीं मैं इतने टाइम से क्यों नहीं दही जमा रही थी, घर में जो दही जमता है उसका स्वाद ही अलग आता है। तो क्या होता है ना, विंटर में मेरा छूट जाता है, गर्मियों में फिर भी जमा लेती हूँ। यहाँ पर राइस भी बन के तैयार हो गए थे और इस तरीके से बहुत आराम से छन गए।
खिले खिले बने थे राइस, और लौकी भी बॉईल हो गई थी। इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला मिलाया था और काला नमक मिलाया था, साथ में उबली हुई लौकी मिला दी। अब इसमें ना एक तड़का लगाने वाली हूँ, जो कि मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया था, इसमें जीरा, थोड़ी हींग और एक साबुत लाल मिर्च थी, इसको तोड़ के डाला था। तो ये है आज की थाली, जिसमें है काली मसूर की दाल, लौकी का रायता, और ये एक कटोरी में मैंने रख दिया था मेलन, और साथ में एक कटोरी ही राइस थे। सिंपल सी थाली है समर की। तो गाइस कल जो मैंने व्लॉग डाला था ना, उसमें कॉमन जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो उसी का आंसर मैं आज आपको देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है और प्रशांत को ज़्यादा अच्छे से पता है इसके बारे में। और पहले बात तो थैंक यू आप लोगों का कंसर्न के लिए, मेरी हेल्थ के लिए। हाँ, मैं अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बेटर फील कर रहा हूँ पहले से। और मेरी जो डाइट है और जो मेरी मेडिसिन है वो भी रेगुलर चल रही है, तो आई थिंक अच्छे से रिकवरी हो जाएगी बहुत जल्दी। 4-5 दिन में इनको बोला है वैसे डॉक्टर ने विजिट करने को। हाँ, वो तो रेगुलर चेकअप वगैरह वो तो रेगुलर चेकअप है। अच्छा, रीमा ने मेरे को बताया कि कुछ लोग जो हैं ये पूछना चाह रहे थे कि इंटरनेशनल एजुकेशन में और मतलब कितना खर्चा आता है। ऑब्वियसली अपने बच्चों के लिए पूछ रहे होंगे, प्लस ये भी पूछ रहे थे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कौन सी है। तो गाइज, हेल्थ इंश्योरेंस तो सभी अच्छी होती है, इंडिया में बहुत सारी हैं। हाँ, तो गाइज पहले मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता दूं तो बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लेनी है, आप कितना अपने लिए कवरेज लेना चाहते हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, और आपकी एज क्या है उसके हिसाब से प्रीमियम भी डिसाइड होता है। और आपको बस मैं ये जरूर कहूँगा कि आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लें, उसका ना पहले सेटलमेंट रेशियो देख लें कि मतलब ओवरऑल एक कंपनी का ना सेटलमेंट रेशियो होता है कि जैसे उनके 100 क्लेम आए तो उसमें से उन्होंने कितने क्लेम अप्रूव किए। तो जो कंपनी सबसे ज्यादा क्लेम अप्रूव करेगी ऑब्वियसली वो सबसे अच्छी होगी, है ना। तो आप लोग भी वही करिए, और हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना भी जो रिसेंटली मेरे संग हुआ उसमें मेरे बहुत सारे पैसे लग जाते। फिर क्या होता है कि अच्छी हेल्थ कवरेज नहीं हो तो आप जो है थोड़ा सा हिचकते हो किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाने से और अपना अच्छा सही इलाज कराने से। तो ये तो आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर है या आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उसके एडवाइजर, वो आपको टोटल प्रीमियम आपके एज के हिसाब से प्लस आपको कितने फैमिली मेंबर्स इंक्लूड करने हैं उस हिसाब से आपका प्रीमियम बनेगा। तो ये बड़ी स्पेसिफिक सी होती है, बड़ी टेलर मेड होती है आपके और आपकी फैमिली के रिक्वायरमेंट्स के। एक चीज जो मैंने नोटिस करी कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आप उस टाइम जिस भी कंडीशन में है, जैसे मान लो आपको बीपी रहता है या शुगर पेशेंट हो, तो वो छिपाओ मत अपने। हाँ, कभी नहीं, क्योंकि बाद में अगर कंपनी इसको मालूम पड़ेगा ना तो क्लेम नहीं मिलेगा। अगर उनका ना होता क्या है कि हर कंपनी का ना अपना एक कूल ऑफ पीरियड होता है जो कि कहलाता है, जिसमें आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस होती है ना उसका क्लेम नहीं मिलेगा आपको उसके बीच में। तो वो आपको लगेगा तो फिर क्या फायदा। लेकिन सारी कंपनियों में ऐसा होता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद आपकी पॉलिसी के हिसाब से वो उस चीज को कवर कर लेते हैं। अगर आप उनके संग जैसे 2 साल के लिए कंटिन्यू रखोगे, 3 साल के बाद कंटिन्यू, तो 3 साल बाद वो ऑटोमेटिकली या 2 साल बाद ऑटोमेटिकली वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर हो जाती हैं। तो आप छुपाओ मत, आपके पास जो है ना आप वो बोलो और वो मेंशन जरूर करो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, क्लेम मिलने के टाइम पे दिक्कत ना हो। हाँ, तो ये तो रही इंश्योरेंस की बात। कई सारे लोगों ने पूछा था इंटरनेशनल एजुकेशन, तो गाइज उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि इंटरनेशनली अपने बच्चे को भेजना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। मेंटली तो खैर चलो हम लोग मन को मना लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियली कैसे मनाए, तो उसके लिए आपको अपने बच्चे को अगर बाहर भेजना है तो आपको बहुत पहले से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। आप अपने बच्चे के नाम पे सेविंग करो, म्यूचुअल फंड्स में करो, चाहे कहीं पे भी करिए, चाहे एफडी डालो, चाहे कुछ भी करो, क्योंकि एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ का डिसीजन होने वाला है। इंटरनेशनल एजुकेशन एज सच आप देखो तो सस्ती तो है नहीं। देखो किसी भी आप कंट्री में भेजोगे सस्ती नहीं है। रही बात किस कंट्री में जाना चाहिए, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में आपका बजट बैठता है। पहले आपको करना क्या है, अपना बजट देखना है कि आपका बजट कितना है, और उसके हिसाब से फिर आप कंट्री, कोर्स और यूनिवर्सिटी ये सब आप डिसाइड करते हो। तो अब जैसे ये देखा गया कि बहुत सारे लोग यूएस जाना चाहते हैं, ठीक है, हाँ यूएस में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, लेकिन उसके साथ साथ
वहाँ पे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। जैसे वहाँ पे कोई भी आप 2 इयर्स का मास्टर्स करने के लिए भेजो बच्चे को, तो आपका 1 CR प्लस तो होना ही होना है अच्छी यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। क्योंकि उसमें होता क्या है, आपका 50% किसी भी कंट्री में भेजो ऐसे 50% आपकी फीस की कॉस्ट होती है, रिमेनिंग 50% लगभग आपका जो है वहाँ पे रहने का होता है। तो जैसे अगर कहीं की फीस 20 lakhs है तो उसका रहने का खर्चा भी लगभग उतना ही होगा, ठीक है। अब जैसे जर्मनी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो जर्मनी में मोस्ट ऑफ द टाइम ये सुनने में आता है कि यूनिवर्सिटीज जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उनकी फीस नहीं है या कम है। तो हाँ, ये बात ट्रू है, लेकिन वहाँ पे रहने के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, आप यूरोपियन कंट्रीज में जा सकते हो, लेकिन आप मान के चलो जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये अगेन इंश्योरेंस की तरीके से बड़ा स्पेसिफिक होता है कि आपको कोर्स क्या चाहिए, आप किस कंट्री में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी कौन सी है, उस हिसाब से आपका जो है मिनिमम आप मान के चलो 35 to 40 lakhs पर ईयर तो आप लेके ही चलो। एक और चीज मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार हम लोग लोन ले लेंगे, ये ले लेंगे, एजुकेशनल लोन जो होता है वो ले लेंगे, 3 साल बाद देना होगा हमको, शुरुआत होगी उसकी EMI, और उसके बाद 7 साल तक 6 साल तक लोग खींचते हैं। मतलब टोटल आपका जो टाइम होता है 9 to 10 years हो जाता है। हाँ, अगर मजबूरी है तो लेना ही पड़ेगा, क्या करें। लेकिन जहां तक हो ये सब जो लोन्स होते हैं ना थोड़े अवॉइड करने चाहिए। हाँ, 3 साल तक आप उसका कोई भी EMI नहीं दोगे, लेकिन वो ना बैंक जो होते हैं आपसे एक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 3 साल के लिए, जो आपको या तो मंथली देना होता है, नहीं तो वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ता चला जाता है वही अमाउंट। तो आप ये सोचो, आपने मान लो 10 लाख का लोन लिया, तो आप शुरुआत के 2 या 3 साल आप जो है उसका केवल इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट दे रहे हो। फिर जाके जब बच्चे की नौकरी लगेगी तब वो EMI देना शुरू करेगा, तो बहुत बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट होता है ना अमाउंट, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो कोशिश करो कि अगर आपको लोन ना लेना पड़े, ज्यादा सेविंग और थोड़ा बहुत अगर लोन लेना पड़ रहा है तो ले लो, लेकिन पूरा लोन लेना तो मतलब बहुत ही बड़ा एक रिस्क। और आजकल ना इंटरनेशनली जैसे सबको मालूम है कि बहुत ज्यादा रिस्क की सिचुएशन चल रही है, बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा है, US का आपको हाल मालूम है, ठीक है। और उसके अलावा यूरोप भी कोई ऐसा खास नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा लगे, सब जगह ना बहुत अलग है। मतलब सिर्फ ना अपनी कानों पे सुनी हुई बातों पे ना कि बच्चे को भेजना है, नहीं, ऐसे मत करो, बिल्कुल एकदम रिसर्च करो जहां पे जाना है, आपका बजट क्या है, आपके बजट में कौन से यूनिवर्सिटी आ रही है, कौन से कंट्री आ रहे हैं, कौन सा कोर्स आ रहा है। ये सोच रहे हो कि हम बच्चे को बाहर इसलिए पढ़ने भेज रहे हैं कि वो वहां पर ही रहकर जॉब कर लेगा आगे चल के, तो उसके भी चांसेस अब बहुत कम हो गए हैं। हाँ। मतलब 100 में से 40%। हाँ, आपको एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन के लिए भेजना है, नो डाउट। हाँ, इंडिया में भी बहुत अच्छी एजुकेशन होती है, बाहर भी बहुत अच्छी एजुकेशन होती है। देखो, इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत वर्ल्ड क्लास है, और बाहर भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो वर्ल्ड क्लास है अपने फैसिलिटीज और अपने कोर्स के लिए, ठीक है। तो आप डिसाइड करो आपको करना क्या है, किसी की देखा देखी मत भेजो, ठीक है। क्योंकि और फिर उसके बाद क्योंकि ना क्या होता है, बच्चे के ऊपर बड़ा प्रेशर आता है। जैसे कि देखते हैं ना कि ना आपने इतना लंबा चौड़ा लोन लेके 30, 40, 50 लाख का लोन लेके आपने भेज दिया, तो बच्चे के ऊपर और टेंशन है, भाई मेरी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा मुझे। और पेरेंट्स के ऊपर भी टेंशन है कि यार अगर मेरी इसकी नौकरी नहीं लगी तो हमें ये सारा देना पड़ेगा। हमारा इस चीज से हम लोग हमेशा बचना चाहते थे, क्योंकि हमें नहीं पसंद था कि हम लोग लोन लें। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि बिना लोन के आप अपने बच्चे को भेज रहे हो, तो सेविंग भी आपको करनी पड़ती है उससे, और वो पहले से करनी पड़ती है। बिकॉज जैसे मैंने आपको आइडिया बताया कि इतना तो आपका लगेगा ही लगेगा। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं लिया, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ी। प्रशांत ने बहुत टाइम पहले से ही सेविंग स्टार्ट कर दी थी, बचपन से ही लगभग उसके, तो इसीलिए वो इकट्ठे होते होते इतना हो गया कि हम उसे अच्छा पढ़ा पाए। फिर हमारे पास एक बच्चा है, अब हर फैमिली में एक बच्चा नहीं होता, किसी के 2 बच्चे भी होते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डबल हो जाती है। तो उस हिसाब से भी सोचिए कि आपके दोनों बच्चों को आपको पढ़ाना है, दोनों बच्चों को एजुकेट करना है और बराबर का पढ़ाना है। ये तो नहीं कर सकते कि एक को अच्छा पढ़ा दे दूसरे को खराब पढ़ा दोगे। तो वो सारी चीजें भी आप देख कर ही करो। मैंने ये चीज़ एक्चुअली में कुछ केसेस में ऐसा देखा कि बच्चे चले जाते हैं बाहर और फिर उसके बाद ना वो स्ट्रगल करते हैं, नौकरी नहीं मिल रही, तो बच्चों के संग बहुत बुरा होता है। बच्चों को पैसे बचाने होते हैं कि ना अगर हमें नौकरी नहीं मिली और तो हमें पैसे बचाने पड़ेंगे, नेक्स्ट मंथ का मैं अपना रेंट कहाँ से दूंगा। मतलब बच्चों को सिर्फ जाने का होता है। तो आप ना क्योंकि अभी कशिश पड़ी भी रही है, तो हम भी अपने आसपास की वो रिसर्च करते रहते हैं और पता चलता रहता है कशिश के थ्रू या और बच्चों के थ्रू। तो मतलब हमें नॉलेज तो हो गई है इस फील्ड में, लेकिन बस हम अपने ही तरीके से बता रहे हैं। बाकी आप अपनी नॉलेज खुद भी गेन कर सकते हो। मतलब ये तो हमने आपके संग शेयर किया अपना एक्सपीरियंस और आपको थोड़ा सजेशन दिया।
तो बच्चे को बाहर भेज रहा हूँ, अपनी रिसर्च जरूर करो और और ना अपना भाई सब कुछ देख दाख के कि आप अफोर्ड कर पा रहे हो उस चीज को ना, तभी इतना बड़ा डिसीजन लो, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी। और ये सोच के तो बिल्कुल मत भेजो कि बच्चा वहां जाके जॉब ही कर लेगा। ये सोच के भेजो कि अच्छी एजुकेशन करके वापस भी आना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चा फिर चला जाएगा। ग्लोबल सिटीजन हैं आजकल के बच्चे। इतनी छोटी होती है बच्चों की, इतनी कम उम्र में बच्चे चले जाते हैं, वापस आएंगे फिर जाने का मौका मिल जाएगा, क्या पता। तो बच्चों पे प्रेशर मत डालो। आजकल ना बहुत फास्ट मूविंग, बहुत डायनेमिक एनवायरनमेंट है, आईटी हो चाहे कोई भी फील्ड हो, बच्चे आते हैं जाते हैं, प्रशांत देखो कितनी बार गए और आए। प्रशांत पहले ऑस्ट्रेलिया रहे, फिर लंदन रहे, फिर प्रशांत यहाँ पे यूएस में रहे, आए गए हैं प्रशांत खुद भी। तो हमारे दिमाग में कभी ये नहीं चलता। और यहाँ पे आके भी अच्छा किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों के संग कोई हम डिग्रेड हो गए हो या कुछ हो, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके भी बहुत अच्छा किया। तो इट्स टाइम कि हम लोग उस मेंटेलिटी से बाहर निकले कि बच्चे को बाहर भेजेंगे तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर में भी बहुत अपॉर्चुनिटी। बाहर जो बैठे हुए लोग हैं ना, वो भी अब वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको इंडिया में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं एक्चुअली। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया में रहो, अच्छा कमाओ और बाहर घूमने जाओ। मेरा पर्सनल खुद का ये रहता है ना। बट मैं अगेन यही कहूंगा कि बाहर जाना गलत नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं है, बाहर पढ़ना भी कोई गलत नहीं है। आप अगर ब्राइट फ्यूचर देखते हो, तगड़ा करना पड़ता है। मैं कशिश को छोड़ के, मुझे पता है ना मैं कैसा महसूस करती हूँ। बट उसका करियर बन गया। मुझे ये अच्छी बात है कि उसने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री ले लेगी। अब उसके एक ही लास्ट सेमेस्टर उसका बाकी बचा है। जो हमने ना सब कुछ कशिश के ऊपर छोड़ा है, जैसा उसका मन करेगा वो आगे वही करने वाली है। अगर आप इस टॉपिक पर बात करोगे तो हमारे पास 2 घंटे 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत डीप नॉलेज कर ली है इसके बारे में। प्रशांत ने तो खास तौर से, हमें पता ही था, तो काफी टाइम इन्होंने इस पर पढ़ाई करी है। कि मैंने तो बहुत रिसर्च करी। मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा, आप लोग रिसर्च करके भेजो, मेरी और रीमा की बातों पे नहीं। हाँ। कि शाम को हमारे यहाँ कौन आया है, लियो, और साथ में आई है मिनी। और हम लोग थोड़ा सा शाम के लिए एक स्नैक है मैंने बेक किया है। और यहाँ पे आ गई है चाय। यहाँ पे लियो झांक रहा है कि उसे कुछ मिल जाए। अभी पनीर खाया है अभी इसने। मफिन ने पनीर छोड़ दिया भाई, उसका हिस्सा मार के खाया है। मैं बना रही हूँ खाने में मटर पनीर। यहाँ पर बन रहा है मटर पनीर। मटर मैंने बॉयल होने रख दी, पनीर ये रहा। और यहाँ पर ना मैंने क्या किया था, 3-4 क्यूब्स ले लिए थे पनीर के, उसे मिक्सी में पानी डाल के चला लिया था। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे क्रीम है। ये देखिए, है ये पनीर बिल्कुल क्रीम जैसा लग रहा है। मटर पनीर बहुत बढ़िया बन के आएगा, एकदम क्रीमी टेक्सचर में, गाढ़ा गाढ़ा। शाम को मिनी दीदी वगैरह आए हुए थे तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। तो यहाँ पर मटर पनीर बन रहा था। पनीर को मैंने ऑलरेडी फ्राई कर लिया। इसके बाद मैंने प्याज ली थी और इसमें एक हरी मिर्च डाल दी थी प्याज के साथ ही। और साथ में प्याज भूनने के बाद अदरक लहसुन को भून लिया था। यहाँ पर टमाटर भी मैंने 1 टमाटर लिया था बड़ा साइज़ का, और उसको भी भून लिया। मसाले मैंने लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला मिलाया है। मटर पनीर में मुझे पाव भाजी मसाले का टेस्ट काफ़ी पसंद है। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप भी ट्राई करना, अच्छा लगता है। क्या वॉच कर रहे? मैं तो ऐसे ही आई थी रैंडम, मुझे नहीं पता था लोग नीचे गिरे पड़े हुए मिलेंगे। बेहोश हो गया क्या ये? कौन सी मूवी देख रहे हो? दनन। गुड। मेरी दीदी डर जाएंगी। रात में तो मुझे भी लगता है, मैं अकेले नहीं सो सकती। ये दोनों तो देख ही नहीं रहे हैं। मटर पनीर के लिए जो मसाला तैयार किया था वो भुन के तैयार हो गया है। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ढक के रख दिया था। मसाला अच्छे से भुन गया। अब इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ, जो मैंने 2-3 पनीर के पीसेस थे ना मिक्सी में चलाए थे, तो ये क्रीम के फॉर्म में तैयार हो गया था। इसको इस मसाले के साथ मिक्स कर दिया। इससे काफ़ी क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा पनीर में। और आपको ऊपर से कोई भी क्रीम होती है मार्केट की या मलाई है, वो भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप घर के लोगों के लिए बना रहे हो। भाई अगर आपने कोई फैंसी डिनर वगैरह प्लान कर रखा है तो ज़रूर डालिए मार्केट की क्रीम या घर की मलाई, और उसके साथ काजू भी डाल सकते हो। लेकिन मुझे ना मटर पनीर के साथ कभी भी काजू खास पसंद नहीं आता है। इसके साथ मैंने 1 चम्मच इसमें टमाटो केचप भी डाली थी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इसी के साथ धनिया पुदीने की मैंने चटनी भी बनाई थी। और आजकल धनिया पुदीना काफ़ी मार्केट में अच्छा मिल रहा है, तो फ्रेश चटनी बड़ी अच्छी लगती है।
और साथ में सुबह की ना लौकी का रायता भी रखा हुआ था, काफ़ी सारा बन गया था। और यहाँ पर बस मैंने जब मसाला भून गया था तो मटर और पनीर भुना हुआ डाल दिया था, ऊपर से धनिया पत्ती डाल के इसको ढककर थोड़ी देर छोड़ दिया था। इसी के साथ बनाई थी हमने आज आटे की रोटी। और आटे की रोटी स्पेसिफिक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल घर में ना डिफरेंट टाइप की रोटी बन रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। लेकिन आज इन लोगों के लिए आटे की रोटी बनाई थी और बस इन लोगों को खाना सर्व कर दिया था। मिनी दीदी ने मेरी हेल्प कर दी थी किचन में। इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी कल आप लोगों से एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।